उन्होंने 52 करोड़ का शीश महल बनाया और यमुना नहीं साफ करी। 52 करोड़ का शीश महल बनाया और कचरे के ढेर नहीं साफ करे। 52 करोड़ का शीश महल बनाया, कचरे के ढेर के साथ में टूटी सड़कें नहीं ठीक करी। 52 करोड़ का शीश महल बनाया, दिल्ली के अंदर साफ पानी नहीं दिया। जिन्होंने 2012-13 में कहा था कि वो बंगला नहीं लेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे, वीवीआईपी सिक्योरिटी नहीं लेंगे, वो अपना खुद का 52 करोड़ का शीश महल बनाते हैं। तो अगर केजरीवाल जी की नीयत साफ होती तो पंजाब की एक महिला का नाम बता दीजिए मीरजी, जिनके खाते में 3 साल में 1 रुपए भी गया हो। तो केजरीवाल को 10 साल मौका दे के देख लिया, कांग्रेस पार्टी को 10 साल मौका दे के देख लिया, एक बार भारतीय जनता पार्टी को चांस दे के देखते हैं। और 45 सीट्स ऐसी है जो मुझे लगता है जहां पे हमारी एक एज है। तो अगर मनीष सिसोदिया कोई खुद को ये विश्वास नहीं है कि भाई 1500 वोट भी पटपरगंज से मैं मनीष अरविंद केजरीवाल के नाम पे नहीं बढ़ा सकता, कि लोकसभा में आप 100/100 7 में 7 सीट मार लेते हैं और जो वोट परसेंटेज है आपका वो 54%, 55%, 56%, मोर देन 50 रहता है हमेशा। और लोकसभा चुनाव में अगर आम आदमी का वोट परसेंटेज देखिए तो वो 25 भी नहीं है, 22-24% के आसपास है। विधानसभा में क्या हो जाता है कि जो हमारे झुग्गी के भाई बहन हैं उनके वहाँ पे जो पीने का साफ पानी नहीं मिल पा रहा है। दूसरी बात यह है कि उनके अब बड़े इलेक्ट्रिसिटी बिल आ रहे हैं। तीसरी बात यह है कि जो आप कह रहे हैं कि भाई फ्री बिजली, कई कई जगह पानी के बिल भी बड़े आ रहे हैं। तो ना आप साफ पानी दे पा रहे हो, ना आप फ्री में पानी दे पा रहे हो, ना आप फ्री बिजली हर जगह दे पा रहे हो। कि अजय माकन ने कहा था भाई केजरीवाल को एक्सपोज करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, अभी तक देश इंतजार कर रहा है कब करने वाले हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस। पहले दिल्ली का चुनाव हमेशा ट्राइपोलर हुआ करता था, ये अगर आप देखेंगे, और 23, 22, 32, 33% में भी सरकार बन जाती थी। नहीं, देखिए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सेम वोट की लड़ाई लग रहे हैं, जो तुष्टीकरण का वोट है। क्योंकि कालका जी के अंदर टूटी सड़कें हैं, कालका जी के अंदर कच्ची कॉलोनियां हैं, कालका जी के अंदर सीवर लाइन नहीं डली है, कालका जी के अंदर हर जगह गंदगी है। और कालका जी में आतिशी जी पिछले 5 साल में जब से मुख्यमंत्री है 50 बार भी नहीं आई। दिल्ली में विधानसभा चुनाव है और बहुत जल्दी क्या 5 तारीख को वोट डल जाएंगे, 8 तारीख को फैसला हो जाएगा कि क्या केजरीवाल एक बार फिर से मुख्यमंत्री दिल्ली के बन पाएंगे नहीं या नहीं, उनकी पार्टी को सरकार बनाने लायक सीटें मिल पाएंगी या नहीं। और इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि वो बीजेपी को हरा पाए, क्योंकि मेन अपोजिशन, मेन पार्टी उनके लिए वही चुनौती है। बीजेपी क्या करेगी, तो ये जानने के लिए हमने आज अपने स्टूडियो में खास मेहमान को बुलाया है। आप सब उनसे परिचित हैं, मैं चेहरा दिखाऊंगा तो आप समझ जाएंगे कौन। इज नन अदर देन मिस्टर प्रदीप भंडारी, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और बहुत ही पुराने मेरे मित्र हैं। हमने देखा है भंडारी जी का करियर, इन्होंने सब कुछ किया है। ये ग्राउंड पे जनता की नब्ज टटोलते थे कभी, उसके बाद इन्होंने पत्रकारिता की और आज के डेट में ये पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं। तो मैं पूछूंगा कि सारे रोल में क्या क्या डिफरेंस होता है और आज के रोल को ये कैसे अपने दायित्व को ये निर्वाह कर रहे हैं। तो पहला सवाल तो यही भंडारी भाई, पहला सवाल हर कोई आज यही पूछ रहा है दिल्ली में कि बीजेपी की सरकार बनेगी या नहीं बनेगी, आम आदमी पार्टी को बीजेपी यानी आपकी पार्टी रोक पाएगी या नहीं रोक पाएगी। देखिए मीर जी, आपने बहुत इलेक्शंस को न्यूज़ रूम से और एज अ जर्नलिस्ट क्लोजली देखा है। मैं डेटा का व्यक्ति हूँ तो आपको एक बहुत सिंपल बात कहूँगा। हमेशा से हमारी जो पार्टी है 32-33% वोट शेयर पे रहती थी दिल्ली में। पिछले इलेक्शंस के अंदर 38.6% 6% का इजाफा था पिछली बार, 6%। बिल्कुल। तो अब अगर हम लोग उसका 50% भी इजाफा कर लेते हैं तो हमारी सरकार बन जाएगी। मतलब कि जो 15 से 20 में हमारा इंक्रीमेंट है वही अगर 20 से 24 में रहता है, 20 से 25 में रहता है तो हम स्वीप कर जाएंगे, क्योंकि दैट इज अ 44-45% वोट शेयर। दूसरी बात यह है कि अगर आप देखेंगे कि दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल जी को एक बेसिक एग्जांपल दूंगा, मनीष सिसोदिया अपनी सीट को पिछली बार 3207 वोट से जीते, इस बार अब ओझा लड़ेंगे वहां से, अब वहां को छोड़ के चले गए वो। राजेंद्र पाल गौतम 50,000 वोट से जीते थे, वो आम आदमी पार्टी छोड़ के चले गए। तो अगर अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी की हवा होती तो भाई मनीष सिसोदिया को ये तो दिमाग में होता कि भाई 1500 वोट तो अरविंद केजरीवाल के नाम पे मैं स्विंग कर सकता हूं। तो अगर मनीष सिसोदिया को खुद को ये विश्वास नहीं है कि भाई 1500 वोट भी पटपरगंज से मैं मनीष अरविंद केजरीवाल के नाम पे नहीं बढ़ा सकता, राजेंद्र पाल गौतम को विश्वास नहीं कि आम आदमी पार्टी जिसकी सीट को 50,000 वोट से जीती थी इस बार जीत रही है, तो आपको दिल्ली की वर्डिक्ट क्लियर है। चलिए, आपने शुरुआत इससे की कि आपने डेटा के हिसाब से और संख्या के हिसाब से आपने ये बताया कि क्यों आपको एडवांटेज लग रहा है कि इस बार बीजेपी बेटर परफॉर्म करेगी। अब डेटा पे ही आ जाते हैं। जब लोकसभा चुनाव होते हैं 2000, देखिए लोकसभा और विधानसभा चुनाव जो दिल्ली में है बड़ा गजब है। 14 में लोकसभा तो 15 में विधानसभा, 19 में लोकसभा, 20 में फिर विधानसभा और 24-25
तीनों में सिचुएशन ये रहती है कि लोकसभा में आप 100/100 सात में सातों सीट मार लेते हैं, और जो वोट परसेंटेज है आपका वो 54%, 55%, 56%, मोर देन 50 रहता है हमेशा। और लोकसभा चुनाव में अगर आम आदमी का वोट परसेंटेज देखिए तो वो 25 भी नहीं है, 22-24% के आसपास है। विधानसभा में क्या हो जाता है, वो 50 घट के 30 पे क्यों आ जाता है? देखिए, मैं आपको उड़ीसा का एग्जांपल दूंगा, जैसा आपने कोरिलेट करा। हाँ। आप उड़ीसा में देखिए कि बीजेडी को विधानसभा में ज्यादा वोट मिलते थे और लोकसभा में कम वोट मिलते थे। ठीक है। और ऐसा ट्रेंड पिछले 2 से 3 विधानसभा लोकसभा में चला। इस बार ये ट्रेंड टूटा और नवीन पटनायक 25 साल तक राज करने के बावजूद भी लोगों को लगता था नवीन पटनायक जी के सामने कोई चेहरा नहीं है। इस बार भारतीय जनता पार्टी स्वीप करके गई। तो मेरा ये मानना है कि हम लोग का जो बेस है, अगर आप भारतीय जनता पार्टी का बेस देखेंगे, सोशल बेस पूरे देश में बढ़ा है और इस बार दिल्ली के अंदर भी बढ़ने वाला है। अरविंद केजरीवाल जी एक मूवमेंट से आए थे, तो उसका एक हैंगओवर में 15 और 2 चुनाव वो 20 के जीत गए। और साथ में भारतीय जनता पार्टी को अपना सोशल बेस इंप्रूव करने में समय लगा है। मुझे लगता है 20 का चुनाव वो एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट था, क्योंकि पहली बार हमने 35% के वोट को क्रॉस किया। और अब मैं मानता हूं कि अरविंद केजरीवाल जी जो वादे करके आए थे देश के सामने कि भाई नई तरीके की राजनीति लेके आएंगे, उन्होंने 52 करोड़ का शीश महल बनाया और यमुना नहीं साफ करी, 52 करोड़ का शीश महल बनाया और कचरे के ढेर नहीं साफ करे, 52 करोड़ का शीश महल बनाया, कचरे के ढेर के साथ में टूटी सड़कें नहीं ठीक करी, 52 करोड़ का शीश महल बनाया, दिल्ली के अंदर साफ पानी नहीं दिया। तो दिल्ली की जनता कह रही है कि भाई जो आदमी 2206 करोड़ का शराब घोटाला कर सकता है, 52 करोड़ का खुद का शीश महल बना सकता है, एक चांस वो भारतीय जनता पार्टी को इस बार देना चाहिए। चलिए, ये तो देखिए, ये पॉलिटिकल आरोप है और ये आपका काम है कि आप अपनी पार्टी का पक्ष रखेंगे। अभी तो चूंकि आप डेटा के बड़े आदमी हैं और लगातार आपने चुनावी जो काम किया है उसमें डेटा, मतलब एक तरह से साइंस है, जिस साइंस के बेसिस पे आप बात कर रहे हैं उसी पे आ रहा हूँ। जो आपने उड़ीसा का एग्जाम्पल दिया, मैं पूछ रहा हूँ कि सडन भाई मोदी जी का चेहरा लोकसभा के लिए भी है, हमेशा के लिए है, और उनकी पॉपुलैरिटी भी रही, तभी तो वो लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। तो दिल्ली में उनकी पॉपुलैरिटी में ऐसा क्या होता है कि केजरीवाल साहब उन पे विधानसभा में 20 पड़ जाते हैं? मोदी के चेहरे के सामने उस पे जाने के मुकाबले लोग केजरीवाल को प्रेफर करते हैं। एक्चुअली मैं इसमें कहता हूँ, बेसिकली पिछले 2 इलेक्शंस के अंदर जो नैरेटिव था या जो ग्राउंड पे लोगों में था, देखिए 13 का चुनाव मैं आपको कह रहा हूँ, 13 के और 15 के चुनाव में एक आपको उसको एक अब्रेशन के रूप में देखना चाहिए। देख लिया। क्योंकि 15 के अंदर 13 की राजनीति करके आए थे, फिर कांग्रेस के साथ में गठबंधन तोड़ा तो लोगों ने बोला चलो एक बार पूरा मौका दे के देखते हैं। ठीक है। 20 के अंदर अगर आप हम लोग का क्रॉस करके देखेंगे, वो पहला इलेक्शन था जिसमें हम लोग ने अपना वोट बढ़ा। तो मैं मानता हूं कि कोई भी चुनाव में कोई भी पार्टी को जीतने के लिए, कोई ऐसे राज्य जो बहुत समय से नहीं जीती, हाँ 20 साल हो गए, 27 साल आपकी पार्टी, 20 साल से ऊपर 27 साल हो गए, तो आपको कम से कम 2 चुनावों का समय लगता है। जैसे बंगाल में भी आप देखेंगे हम 77-75 सीट्स पे पहुंचे, जहां 2 सीट पे थे। तो ये वो 20 जो था एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट था, जहां हमने एक वोट शेयर के मेंटल ब्लॉक को क्रॉस किया, क्योंकि पहले दिल्ली का चुनाव हमेशा ट्राइपोलर हुआ करता था, ये अगर आप देखेंगे, और 23, 22, 32-33% में भी सरकार बन जाती थी। पर वो पूरा डायनेमिक्स चेंज हो गया, 50% पे सरकार बनने लग गई। तो जब 50% में सरकार बनने लग गई, तो आपको एज एन ऑपोजिशन अपने वोट को अगर एटलीस्ट 38-39% पे रखना जरूरी है, जो हम 20 में कर पाए। तो अब अरविंद केजरीवाल जी का डाउनवर्ड स्विंग, और मैं आपको एग्जांपल दूंगा कैसे। लोकसभा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गठबंधन करने के बावजूद, जो पहला ऑफिशियल गठबंधन था, 2019 के अंदर ऑफिशियल गठबंधन नहीं था, हम हर सीट पे 50% वोट को मेंटेन करें, और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने अपना गठबंधन इस इलेक्शंस के अंदर तोड़ दिया। तो आप अगर सोचिए अगर वो गठबंधन साथ में भी कर रहे हैं, उसके बाद आप अंदर खुश हैं कि कांग्रेस अगर अलग हो गई तो कुछ तो वोट काटेगी आम आदमी पार्टी का? नहीं, देखिए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सेम वोट की लड़ाई लग रहे हैं, जो तुष्टीकरण का वोट है, ये हम सब जानते हैं। उनकी सेम तरीके, कांग्रेस आम आदमी पार्टी कही तो कांग्रेस के खिलाफ लड़ने में थी, और जो भी रीजनल पार्टी अगर आप आएंगे, आप देखेंगे वो अल्टीमेटली कांग्रेस से ही जन्मी है और कांग्रेस के ही वोट से जन्मी है। भारतीय जनता पार्टी का हमेशा सॉलिड वोट है, आइडियोलॉजिकल वोट है, अब तो हमारा सर्व समाज का वोट है। तो मैं ये मानता हूं कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी क्योंकि सेम वोट की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये स्वाभाविक है कि जब अलग लड़ेंगे तो इसमें एक ना ही दूसरे को नुकसान होगा, प्रोवाइडेड इनका पीछे फ्रेंडली अलायंस ना हो। क्योंकि अजय माकन ने कहा था भाई केजरीवाल को एक्सपोज करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, अभी तक देश इंतजार कर रहा है कब करने वाले हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो ये लोग आपको इस बात का भी अंदेशा है कि पीछे पीछे फ्रेंडली हिसाब किताब हो? चंडीगढ़ में तो अलायंस में ही है। अगर सच में ये नूरा आपस में लड़ रहे होते तो चंडीगढ़ में अपनी अलायंस क्यों नहीं तोड़ी? तो भाई ये तो पहली विचित्र बात है कि भाई चंडीगढ़ के अंदर आप अलायंस में हो और दिल्ली में कह रहे हो कि आपस में लड़ रहे हो। तो अगर आप सच में लड़ रहे हो जानी दुश्मन के रूप में, लगता है कि कांग्रेस आपकी ओपोनेंट है, तो क्यों नहीं आप फ्रंट फुट पे खेल रहे हो? मतलब आप एक रूम छोड़ना चाहते हो कि बाद में पीछे बैकडोर आप बातचीत कर लो।
ठीक है, चलिए आपकी ये बात मानते हैं और आप कह रहे हैं कि आपको उम्मीद है कि बेहतर परफॉर्म करेंगे और हम आपसे फिर नंबरों पे ही जाएंगे। फिर एक जो सबसे बड़ा सॉलिड वोट बैंक अगर केजरीवाल का कोई है तो वो झुग्गी झोपड़ी है, बिल्कुल उसके वोटर है और उसको हर पार्टी अपने हिसाब से ये बताने और समझाने की कोशिश कर रही है कि भाई तुम्हारे असली हितैषी हम ही हैं। अभी मोदी जी ने 1675 घरों की चाबी दी थी, उनकी ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए केंद्र में भी काम हो रहा होगा, अमित शाह साहब भी मिले उनसे। आप ये बताइए कि दिल्ली में जो झुग्गी वोटरों की संख्या है वो तकरीबन 15 लाख है, वो 10% हो जाता है मोटे तौर पर अगर ब्रॉडली आप देखें। 10 साल से तो उनको फ्री में बहुत कुछ मिल गया, बिजली मिल गया, पानी मिल गया, डीटीसी में महिलाओं को चलने के लिए फ्री में टिकट मिल गया। ऐसा क्या होगा उन लोगों को कि वो फ्री में मिलने वाली सारी चीज़ों को छोड़ के और बीजेपी को वोट करेगी? देखिए, अभी जो हमारे लीडर्स ग्राउंड पे गए हैं और अलग अलग पिछले 6 महीने से भारतीय जनता पार्टी ग्राउंड में झुग्गी में प्रवास कर रही है, तो हमारे सामने फैक्ट्स और एविडेंसेस ये आए हैं, ठीक है, कि जो हमारे झुग्गी के भाई बहन हैं उनके वहाँ पे जो पीने का साफ पानी नहीं मिल पा रहा है। दूसरी बात ये है कि उनके अब बड़े इलेक्ट्रिसिटी बिल आ रहे हैं। तीसरी बात यह है कि जो आप कह रहे हैं कि भाई फ्री बिजली, कई कई जगह पानी के बिल भी बड़े आ रहे हैं। तो ना आप साफ पानी दे पा रहे हो, ना आप फ्री में पानी दे पा रहे हो, ना आप फ्री बिजली हर जगह दे पा रहे हो। तो जो आप पहले कर रहे थे वो अब जमीन पर आप नहीं लागू कर पा रहे। दूसरी बात, जब अब झुग्गी बस्ती के अंदर भी लोग देख रहे हैं, देखिए पहले लोग क्या झूठ फैलाते थे कि भाई अगर भारतीय जनता पार्टी आ जाएगी तो झुग्गी को दिक्कत हो जाएगी, झुग्गी वाले हट जाएंगे। मोदी जी ने वहाँ पे मकान देकर ये स्पष्ट कर दिया कि भाई अगर भारतीय जनता पार्टी सरकार में आएगी तो हर झुग्गी वाले को एक पक्का मकान दिया जाएगा। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या आम आदमी पार्टी एक भी झुग्गी वाले का नाम बता सकती है हमारे भाई बहन को जिसको उसने पक्का मकान दिया? एक को भी नहीं दिया। तो हम तो परमानेंट सोल्यूशन की बात कर रहे हैं, जो परमानेंट सोल्यूशन में उनकी जिंदगी बेहतरी करने की है। इस पे आप पे काउंटर सवाल जो है केजरीवाल साहब ही पूछते हैं। केजरीवाल कहते हैं कि 2020 के संकल्प पत्र में मोदी जी ने कहा कि जितने झुग्गी वाले हैं उन सबको मकान मिल जाएगा और मकान मिले 3000 कालका जी में और 1700 आप यहाँ जोड़ लीजिए तो 4700 मकान। 15 लाख वोटर, 30 लाख के करीब पॉपुलेशन झुग्गी में रहने वाले, 4700 मकान से क्या होगा? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। देखिए 4 लाख लगभग आपको घर बनाने हैं अगर आप झुग्गी का पूरा डेटा देखेंगे जो पार्लियामेंट के अंदर पेश किया गया है। 2019 तक अरविंद केजरीवाल जी ने प्रधानमंत्री आवास योजना को रोका, अर्बन को रोका, जिसके अंदर इन सीटू डेवलपमेंट का एक प्रावधान है कि भाई जहां पे झुग्गी वाले हैं वहीं पे उनका मकान बनना चाहिए। तो अरविंद केजरीवाल जी ने 6 साल तक उस स्कीम को रोका और अगर आप टोटल झुग्गी क्लस्टर्स देखेंगे 670 हैं, जिसमें से 370 और सेंट्रल लैंड पे हैं और रफली जो है वो दिल्ली सरकार के और अलग लैंड पे। दिल्ली सरकार के लैंड पे एक भी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट नहीं हुआ। तो अब अगर आप बताइए मीर जी कि अगर देश भर में हम 9 साल में 2015 में प्रधानमंत्री आवास लॉन्च हुई और देश भले कितना भी पहाड़ी इलाका नॉर्थ ईस्ट का हो या कहीं भी देश का कोना हो, अगर हम 4 करोड़ घर 9 साल में बना सकते हैं तो जब दिल्ली में हम शासन में आएंगे 5 साल के लिए तो 4 लाख घर तो हम बना ही सकते हैं। मतलब उस दिल्ली में झुग्गी झोपड़ी वालों को घर मिल जाए, सबको पक्का मकान, इसके लिए आपको सरकार की जरूरत है। 100% सरकार, बिना सरकार के, क्योंकि कई, आपको बताता हूं क्यों, क्योंकि कई जो लैंड है वो दिल्ली सरकार के अंदर आता है, पहली चीज। दूसरा इशू ये है कि जब भी हम कोई इंप्लीमेंट करने का प्रयास करते हैं, दिल्ली सरकार के अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी झुग्गी वाले भाई बहनों के अंदर झूठ फैलाने का प्रयास करते हैं कि भाई आपकी बस्ती तोड़ी जा रही है, ये किया जा रहा है, जो ऐसा कुछ है नहीं। तो अब झुग्गी वाले बस्तियों ने देखा भाई कालका जी हो गया या जेलर वाला हो गया, हर जगह पे मकान अच्छे मिल रहे हैं, वहीं पे मिल रहे हैं और मॉडर्न एमिनिटीज के साथ मिल रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि वो एक जो झूठ का गुब्बारा है ना, वो टूटा जा रहा है और तोड़ दिया गया है। और इस बार आप देखेंगे कि अगर हम सरकार के अंदर आएंगे तो हमको जो 4 लाख हमारे झुग्गी के भाई बहन है उन सबको 5 साल के अंदर घर मिल जाएगा। कहने का मतलब आपको भी लग रहा है कि अगर झुग्गी वाले भाई बहन, झुग्गी वाले वोटर अगर अपना थोड़ा सा मिजाज बदलते हैं, आपकी तरफ आते हैं तो आपके वारे न्यारे चुनाव में हो सकते हैं। देखिए मैं जरूर मानता हूं कि वो एक, जैसे कि हमने हमारा सामाजिक, अगर आप याद होगा भारतीय जनता पार्टी को एक ब्राह्मण बनिया पार्टी पहले कहा जाता था, अब हम सबका साथ सबका विकास सबकी बात करते हैं। मतलब ब्राह्मण बनिया, हमारे लिए हर व्यक्ति एक भारतीय है और हम हिंदू हित की भी बात करते हैं और भारत के हित की भी बात करते हैं। तो उसी तरीके से दिल्ली के अंदर हम 32% से 50% की वोट शेयर पार्टी बनना चाहते हैं। तो जब हम 50%, मतलब आपका टारगेट 50% वोट है हमारा, और 45 सीट्स ऐसी है जो मुझे लगता है जहां पे हमारी एक एज है
क्योंकि वहां पे जो अरविंद केजरीवाल जी का कोर वोट है वो मैटर नहीं करता है। एक्चुअली जब डीलिमिटेशन इसमें हुआ था तो डीलिमिटेशन जब पहले में हुआ था, अगर आप गौर करेंगे तो इस तरीके से डीलिमिटेशन कांग्रेस पार्टी ने करवाया था कि जो उनका वोटर है वो डेंस रहे और जो बाकी वोटर है वो स्प्लिट रहे या वो कॉन्सेंट्रेटेड ना रहे। इसीलिए कई बार में कांग्रेस पार्टी को एक डेमोग्राफिक एडवांटेज कई सीट्स पे हो जाता है। तो 6 सीट्स ऐसी है जहां पे मुस्लिम मेजॉरिटी सीट्स है, वहां सीट्स पे जनरली कांग्रेस या आम आदमी पार्टी जीतती है। इस बार मुझे लगता है वहां पे भी उनमें से कुछ 1-2 सीट में हम बेहतर कर सकते हैं और लार्जर लेवल पे दलित, पूर्वांचली हमारे भाई बहन और जो हमारा वोटर है ब्राह्मण, बनिया, सिख, सब इस बार एक बदलाव चाहते हैं। तो मैं ये समझ रहा हूं ग्राउंड पे दिल्ली निर्णय चाह रही है कि भाई केजरीवाल को 10 साल मौका दे के देख लिया, कांग्रेस पार्टी को 10 साल मौका देके देख लिया, एक बार भारतीय जनता पार्टी को चांस देके देखते हैं, क्योंकि सेंटर और स्टेट में जब सरकार होगी तो लड़ाई कम होगी, समन्वय ज्यादा होगा। क्योंकि एलजी साहब पर यही आरोप केजरीवाल कंपनी जो है। देखिए केजरीवाल जी तो आप मुझे बताइए, पंजाब में तो कोई एलजी नहीं है, तो अगर केजरीवाल जी की नीयत साफ होती तो पंजाब की एक महिला का नाम बता दीजिए मीर जी, जिनके खाते में 3 साल में 1 रुपए भी गए हो। केजरीवाल जी ने 2022 में वादा किया था ना कि पंजाब की हर महिला के खाते में 1000 रुपए डालेंगे, हम 25 में एक महिला का नाम वो बता दें, एक भी महिला का नहीं है। वो किसानों की बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने बोला धलेवाला जी को पंजाब की सरकार चाह रही है कि उनकी मृत्यु हो जाए, पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार उनसे बातचीत नहीं करना चाह रही है। तो अरविंद केजरीवाल जी जैसे जैसे शासन में करते जा रहे हैं उनका जो ग्राफ है वो नीचे होते जा रहा है। मोदी जी जितना शासन में जा रहे हैं उनका ग्राफ बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हम जब शासन में आते हैं तो जनता को समझ में आता है ये तो विपक्ष वाले झूठ बोल रहे हैं, तो इतना अच्छा काम कर रहे हैं। इस पर तो सवाल आपसे हो जाएगा कि अगर आप करेंगे लगातार ग्राफ बढ़ता जा रहा है लोकसभा चुनाव में, तो इस बार आपकी सीटें कम वो एक मैं आपको बताऊंगा, 3 साल तीसरी बार कोई दुनिया भर में जब एंटी इनकम्बेंसी का दौर चल रहा है, आप चेक करके बता दीजिए कौन सा ऐसा नेता है जिसने अपनी टर्म को 3 बार रिपीट किया हो। देश में पिछले 50 साल में कौन सा ऐसी सरकार है जो कोलिशन तीसरी बार आई? कोई नहीं है। और उस वक्त जब पूरे ऑपोजिशन ने ये झूठ फैलाने की ताकत लगा दी थी कि भाई अगर भारतीय जनता पार्टी आएगी तो रिजर्वेशन छीना जा सकता है, जो नहीं हुआ। तो कई बार जब आपको रावण वाली शक्तियों से लड़ना पड़ता है तो कुछ छोटे से बैटल्स में आपको नुकसान होता है, पर लॉन्ग टर्म जनता ने भी समझा कि झूठ बोल रहे हैं। तभी हरियाणा में तीसरी बार हम सरकार में आए जो कोई नहीं कर पाया, महाराष्ट्र में 200 से ज्यादा सीट हमारी आई जो कोई नहीं कर पाए। तो जनता ने भी तो रियलाइज किया। यानी मतलब आपको इस बार के जो लोकसभा के नतीजे हैं उससे विधानसभा में उम्मीद इसलिए दिख रही है कि मोदी जी 10 साल रहे, 10 साल में उनकी पॉपुलैरिटी, उनका ग्राफ पार्टी के हिसाब से, देश के हिसाब से लगा कि बहुत बेहतर और बढ़ता ही गया। बावजूद इसके एंटी इनकम्बेंसी के लिए सीटें कम हुई। तो केजरीवाल भी 10 साल पूरे कर चुके हैं, ये तीसरा चुनाव है। तो उस सिमिली से भी अगर आप देखें तो आपको लगेगा मेरे हिसाब से मोदी जी और केजरीवाल जी की कोई तुलना नहीं की जा सकती। मोदी जी इस देश के दुनिया के सबसे पॉपुलर लीडर हैं, जो 25-30 करोड़ से ज़्यादा लोग वोट्स उनको मिला है और इतना जनाधार किसी को नहीं मिला है, और हर भाषा का वोट मिला है, हर प्रांत का वोट मिला है। अरविंद केजरीवाल जी सिर्फ दिल्ली के नेता हैं। हरियाणा के अंदर वो जाके गए थे, बोला था कि भाई अगर हरियाणा की जनता मुझे मांगती है हरियाणा चुनाव में कि अगर मैं ईमानदार हूं तो मुझे वोट करना, भ्रष्टाचारी हूं तो वोट मत करना। यूनी की लाइन है। हरियाणा में हर जगह से उनकी जमानत जब्त हो गई, 90% सीट से। लोहारू जहाँ के वो रहने वाले हैं वहाँ भी उनके 1500 वोट नहीं आए, और वहाँ पे भी उन्होंने सितंबर 2024 में आप सितंबर नहीं, आप इनिशियली में चले जाइए, जब सितंबर की बात करूं, जब हरियाणा के चुनाव के समय में उन्होंने आम आदमी पार्टी के ऑफिशियल वेबसाइट पे कहा था कि अगर आम आदमी पार्टी की हरियाणा में सरकार बन जाएगी तो 1000 रुपये महिलाओं के खाते में डालेंगे। तो महिलाओं ने, हरियाणा वाली ने देखा पंजाब में तो डाले नहीं है, तो झूठ बोल रहा है। तो इसीलिए जाके ना उनका ईमानदार, उनको हरियाणा की जनता ने भ्रष्टाचारी घोषित किया और झूठा घोषित किया। तो दिल्ली की हम बात करते हैं स्पेसिफिक, दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी हमारी मेन चैलेंजर है, ये मैं बिल्कुल मानता हूं। परंतु ये एक एंटी इनकम्बेंसी इलेक्शन में देखता हूं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी बौखलाए हुए हैं। आपको सिंपल एग्जांपल दूंगा, आम आदमी पार्टी के नेता कहते थे शीश महल मुद्दा नहीं है। आप बताइए अब वो शीश महल पर जवाब देने लग गए। मैं उस पर दो अलग तरीके से सवाल लेके आपके पास आ रहा हूं। आपके पास 2 मुद्दा, ये तो मान ली झुग्गी वाला तो चुनावी मुद्दा मैं इसे मानता हूं, क्योंकि चुनाव के मौसम में 5-6 महीने पहले से, इससे पहले 2 मुद्दे जो हैं वो लगातार बीजेपी उठाती रही और लगातार गर्म रहा है। एक शीश महल, केजरीवाल जिस घर में रहते थे उस आधिकारिक घर को शीश महल कह के कितने पैसे लगाए गए, कैग की रिपोर्ट भी आई, वो भी सामने आई। एक वो, और सेकंड कि जो शराब नीति को लेकर जो घोटाला हुआ। आप बीजेपी के नेशनल स्पोक्स पर्सन हैं, आपको क्या लगता है कि इस 2 में से अगर प्रायोरिटी नंबर 1 अगर आपको कहा जाए कि भाई कोई एक मुद्दा उठा के केजरीवाल को घेरना है, आम आदमी पार्टी को घेरना है, तो आप शीश महल उठाओगे,
और या फिर आप एक्साइज घोटाला? फिर बारी बारी से दोनों को एक्सप्लेन करिए कि आपकी नज़र में कहाँ पकड़ेंगे आप। देखिए, मेरे हिसाब से अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी, जिन्होंने 2012-13 में कहा था कि वो बंगला नहीं लेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे, वीवीआईपी सिक्योरिटी नहीं लेंगे, वो अपना खुद का 52 करोड़ का शीश महल बनाते हैं। ये 52 का फिगर कहाँ से? देखिए, कैग की रिपोर्ट में 33-34 करोड़ की बात हुई, और आपकी पार्टी के जो अलग अलग नेता हैं, किसी ने 75 करोड़, किसी ने 80 करोड़ तक का भी एक एस्टिमेशन दिया है। तो 52 किस हिसाब से? उसके बाद जो पीडब्ल्यूडी ने बताया था जो एक्सेसेस हुए हैं, ठीक है, वो एक्सेसेस को भी आप रफली काउंट करोगे तो 50 करोड़ के ऊपर जाता है। ठीक है, 50+। पॉइंट ये नहीं है मीर जी, पॉइंट ये है कि पहली बात तो कोई आधिकारिक निवास चीफ मिनिस्टर का दिल्ली में नहीं है, ये एक फैक्ट की बात बता रहा हूँ। कोविड काल में जब अरविंद केजरीवाल जी को की प्रायोरिटी होनी चाहिए कि वो दिल्ली की जनता को वैक्सीन दिलवाएं, उस वक्त उन्होंने 50 करोड़ जो है अपना खुद का इतना बड़ा घर बनाने में लगाया, जिसके अंदर स्वाति मालीवाल जी को पीटा गया, मारा गया। मुझे बताइए, 50 करोड़, और वो ऐसा नेता जो पहले राजनीति में आने के पहले कहता था कि मैं 2 BHK फ्लैट में रहूंगा, अन्ना हजारे जी के नाम पे लड़ते थे और कहते थे कि अगर किसी पे आरोप भी लग जाए तो उसको राजनीति छोड़ देनी चाहिए। यहां तो सबके सब जेल चले गए, केसेस चल रहे हैं, एक में भी उन्होंने भी तो मुख्यमंत्री का पद छोड़ दिया था तो आप आरोप लग नहीं, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई फाइल पे साइन नहीं कर सकते, आप कोई सचिवालय नहीं जा सकते, मजबूरी में छोड़ा। अच्छा मुझे बताइए, अगर दिल से छोड़ा होता तो फिर क्यों बोला आतिशी जी को टेम्पररी मुख्यमंत्री? क्यों इतनी लालसा है सत्ता पे बैठने की? क्यों इतनी लालसा है कि आम आदमी पार्टी के अपने ही कार्यकर्ता को हटाने की? क्योंकि पता है कि वो जो गद्दी है उसी से वो भ्रष्टाचार कर सकते हैं। अच्छा, तो आप आपसे अगर तो आपके लिए प्रायोरिटी नंबर 1 जो है केजरीवाल गिरने के लिए शीश महल पहले होगा या फिर जो शराब नीति को लेकर जो सवाल उठे वो होगा? ये 1 और 2 की बात नहीं मीर जी, अलग अलग वोटर्स सबकी अपनी एक सोच होती है, किसी के लिए दूसरी सोच होती है, किसी के लिए पहली सोच होती है। मैं एक सिंपल बात बोल रहा हूँ, चुनाव छोड़िए आप, क्या एक ऐसा नेता अगर जो मोदी जी का खुद का तो कुछ है नहीं, मोदी जी के आप एसेट उठा के देखिए, खुद के कुछ है नहीं, मोदी जी कहीं पे भी जाते हैं, मान लीजिए उनको कोई गिफ्ट भी मिलती है, वो भी जाके वो डोनेट कर देते हैं, आगे चीज कर देते हैं, उनके खाते में 1 लाख रुपए भी नहीं है, आप अगर उठा के देखेंगे जो अभी लेटेस्ट आया था। और मोदी जी ने अपना पूरा जीवन जनता को दिया है। मैं बड़ी बात ये कह रहा हूँ, ऑफिशियल रेजिडेंस ना होते हुए भी अपना 50 करोड़ का आपने शीश महल कैसे बनाया? शीला जी भी पहले रहती थी, बीजेपी के मुख्यमंत्री भी रहते थे, आप भी रहते थे। ऐसा तो नहीं था कि जो पुराना रेजिडेंस था वो 1 BHK अपार्टमेंट था। तो ऐसी क्या लालसा पड़ गई कि शीश, जब कोविड काल चल रहा था, उस कोविड काल में आप अगर 52 करोड़ रुपए इसमें लगा रहे, वो पैसे से तो आप यमुना भी साफ कर सकते थे, वो पैसे से आप टूटी सड़कें भी ठीक कर सकते थे। तो हमारा चार्ज उस पे, भ्रष्टाचार पे हमारा चार्ज है। पर्सनल करप्शन भी किया है और पॉलिसी करप्शन पे आता हूं, जो है शराब घोटाला। दिल्ली में गली गली और वार्ड वार्ड पे आपने शराब की दुकानें खोली, और अब सीएजी की रिपोर्ट कह रही है कि उसमें आपने 2206 करोड़ का घोटाला किया। तो जो व्यक्ति पाठशाला की बात कर रहा था, उसकी प्रायोरिटी मधुशाला कैसे हो सकती है? और आपको पता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एक्साइज पॉलिसी के क्या थे? आप भी शायर हो गए, पाठशाला को मधुशाला से जोड़ के कह रहे हैं, एकदम बिल्कुल राइमिंग में। ये फैक्ट है। अच्छा, ये मैं नहीं कह रहा, जब मैं जनता के बीच में घूमता हूँ जनता कह रही है ये, मैं तो कुछ कह ही नहीं रहा, मैं तो सिर्फ जनता की आवाज उठा रहा हूँ। एक्साइज पॉलिसी का जो पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि इन एवरी वार्ड ऑफ दिल्ली देसी दारू की दुकान खोलनी चाहिए। बताइए, कोई नेता ये सोच सकता है? क्या नेता की प्रायोरिटी कोविड काल में ये हो सकती है? वो भी देसी दारू की दुकानें हर वार्ड में, मतलब हमारी माताएं बहनों को कितनी दिक्कत होगी। आप ये बताइए, आप तो जनता के बीच में जाते थे, उनसे बातें करते थे, शोज भी करते थे, ये जो शराब नीति को लेकर है, आप आज बेशक बीजेपी की तरफ से, क्या था पब्लिक में, क्या इसका रिएक्शन क्या था, पब्लिक का फीडबैक क्या था इस पॉलिसी पे? देखिए, पब्लिक ये कहती है, आपको मैं लार्जली, अगर आप किसी से भी दिल्ली में पूछेंगे कि भाई जो एक शीश महल बना है वो सही है कि गलत है, लोग कहेंगे गलत है। कई पब्लिक से आप पूछेंगे कि भाई क्या दिल्ली के अंदर शराब की बहुत दुकानें खोली कोविड काल में, बोलेंगे हाँ बिल्कुल खोली, गलत है। तो अरविंद केजरीवाल जी का जो कोर वोट है, बेस वोट है, वो नीचे जा रहा है। आप लिख के रखिए, बीजेपी इस इलेक्शन में अप स्विंग पे, अरविंद केजरीवाल डाउन स्विंग पे। हरियाणा में मुझे याद है, मैं हमारे पत्रकार बंधुओं से जब बात करता था, 10 में से 9 कहते थे कि हम चुनाव हार रहे हैं।
कोई नहीं मानता था, पर हम चुनाव जीते। क्यों? क्योंकि हरियाणा की जनता समझ गई थी कांग्रेस पार्टी को लाएगी तो कांग्रेस पार्टी वापस से पर्ची खर्ची का सिस्टम ले आएगी, कांग्रेस पार्टी वापस से सिर्फ और सिर्फ जो है जाति की राजनीति करेगी, इसीलिए विकास की राजनीति। जो अब धीरे धीरे दिल्ली की जनता भी जैसे जैसे 5 फरवरी सामने आ रहा है, समझ में केजरीवाल जी तो झूठ बोलते हैं, और एक बार चांस और अवसर बीजेपी की सरकार को देना चाहिए। मुझे बताइए, अगर अरविंद केजरीवाल जी इतने कॉन्फिडेंट होते तो 6 प्रेस कॉन्फ्रेंसेज एक दिन में करने की क्या जरूरत पड़ रही है? आपके नेता मैं सबसे बड़ी बात बोल रहा हूं, मनीष सिसोदिया जो आपके राइट हैंड हुआ करते थे, वो पटपरगंज की सीट पे अगर अरविंद केजरीवाल जी की हवा होती तो क्या वो 3207 वोट से जो सीट जीते थे, मतलब 1500 वोट स्विंग, क्या उनको इतना विश्वास नहीं होता अरे केजरीवाल जी की हवा है मैं तो 1500 वोट स्विंग कर लूंगा? नहीं, उनको भी पता है कि कोई केजरीवाल जी की हवा नहीं है, इसीलिए जाके वो सीट शिफ्ट किए। और आप ये भी लिखिए, पटपरगंज की भी सीट हम जीतेंगे, आप पटपरगंज भी सीट 100% हम जीतेंगे। ये बताइए, आप तो सीट जीतने की बात कर रहे हैं, सीट जीतेंगे, चुनाव होगा, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी कह रहे कि क्राउड फंडिंग से मैं पैसे जुटाऊंगी और उसके बाद लड़ूंगी, आप कैसे देखते हैं? विचित्र विडंबना है कि पहले इन लोगों ने दिल्ली के जनता का 52 करोड़ का पैसा लूटा अपना खुद का शीश महल बनाने के लिए, फिर दिल्ली के जनता का टैक्स पेयर का जो टैक्स दे रहा है उसके 2206 करोड़ रुपए लूटे शराब नीति भ्रष्टाचार करने के लिए। अब ये कह रहे हैं दिल्ली के टैक्स पेयर को कि भाई अब हम आपका पैसा लूटेंगे जिससे कि आप हमारे कैंपेन को फंड करो। मतलब कितना कोई व्यक्ति एक मिडिल क्लास टैक्स पेयर का फंड का खून चूस सकता है, इससे आप समझ सकते हैं। ये बताइए, आप उनके इलाके में अगर होते तो उनको देते चुनाव लड़ने के क्राउड फंडिंग में पैसा देते? बिल्कुल भी नहीं देता। क्यों नहीं देते भाई? क्योंकि कालका जी के अंदर टूटी सड़कें हैं, कालका जी के अंदर कच्ची कॉलोनियां हैं, कालका जी के अंदर सिवर लाइन नहीं डली है, कालका जी के नगर हर जगह गंदगी है, और कालका जी में आतिशी जी पिछले 5 साल में जब से मुख्यमंत्री है 50 बार भी नहीं आई है। आइडियली कोई एक एमएलए रहता है उसको एक हफ्ते में एक बार तो आना चाहिए, वो 5 बार भी जाके 10 बार भी कालका जी में नहीं आई है, तो क्या आप बताएंगे? उनका भी ग्राफ नीचे जा रहा है, जितनी मार्जिन से पहले जीती उससे कम मार्जिन अब कम और होगी। दूसरा ये बताइए कि आजकल बड़ा पूर्वांचलियों पे को लेकर बहुत राजनीतिक लड़ाई मची हुई है, आप लोग लगा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी जो है उन्होंने अपमान का ये किया, क्या वाकई आपको लगता है कि पूर्वांचल बिहार या बाहर के जो वोटर हैं दिल्ली में उसमें फर्जीवाड़ा? क्योंकि जब वोटरों की वोटर लिस्ट आई तो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट जो था वो नई दिल्ली सीट जो केजरीवाल जी की सीट है उसको भी लेकर हुआ कि 10,000 वोट का उसमें नए जुड़ गए, हट गए, तो क्या हराने की वहाँ पर कुछ कॉन्स्पिरेसी हो रही है क्या? 2013 में जब शीला जी दिल्ली के अंदर मुख्यमंत्री थी और कांग्रेस पार्टी केंद्र के अंदर थी, 13 लाख वोटर्स दिल्ली के लिस्ट से हटे थे, 13 लाख, आप जाके चेक करिएगा। वोटर एडिशन और डिलीशन एक ग्रेजुअल इलेक्शन कमीशन का प्रोसेस है, परंतु अरविंद केजरीवाल जी के नेता जिनको दूसरी बार दिल्ली पुलिस ने समन किया है कि आप आओ, महेंद्र गोयल जी कि भाई आप फर्जी आधार का रैकेट चला रहे हो और फर्जी वोटर का रैकेट चला रहे हो, उसको तो हम एक्सपोज करेंगे। कितनी रिपोर्ट्स आई है, न्यूज़ रिपोर्ट्स की, एक एड्रेस जहां पे 25-30 वोटर्स का नाम है वहां कोई नहीं रहता है। तो अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी फर्जी वोटर के सहारे दिल्ली चुनाव को जीतना चाहते हैं। नई दिल्ली से हमने जब इस चीज को पॉइंट करा, हमारे अध्यक्ष जी, दिल्ली के अध्यक्ष जी ने इस चीज को कई बार बताया कि कैसे वोटर का जो इंक्रीमेंट 15 से 19 के बीच में हुआ था उससे ज्यादा 19 से 20 के बीच में हुआ। तो बड़ी बात यह है कि हम कोई भी क्लेम करें, अल्टीमेटली इलेक्शन कमीशन फॉर्म 7 के हिसाब से चलता है, जिसमें अगर मीर जी को लगता है कोई फर्जी वोटर है, प्रदीप को लगता है सर जी, वो एप्लीकेशन देगा, वो एप्लीकेशन के बाद में सबसे पूछा जाएगा, वहां पे जाके जांच होगी। तो अरविंद केजरीवाल इतने बौखलाए हुए क्यों हैं? क्योंकि नई दिल्ली के अंदर उनको लग रहा है कि परवेश वर्मा जी को टिकट मिलने के बाद वो वीक विकेट पे हैं। पिछली बार भी उनकी मार्जिन 2015 वाले इलेक्शन से कम हुई थी, लेकिन फिर भी काफी थी। परंतु अगर आप समझिए, इस बार तो आप इसलिए भी खुश होंगे संदीप दीक्षित वहां चुनाव लड़ रहे हैं। नहीं, हम जब ग्राउंड पे रहते हैं हमें लग रहा है कि आप, एक रिपोर्ट आई थी कि जिस वाल्मीकि बस्ती को अरविंद केजरीवाल जी कह रहे थे कि मैं हर दूसरे दिन जाता हूँ, 5 साल से वो एक बार नहीं गए। तो लोग जो है वो देख रहे हैं कि अरविंद जी जो बोलते हैं वो झूठ बोलते हैं, उनकी मॉरल क्रेडिबिलिटी नीचे आ चुकी है, इसीलिए आम आदमी पार्टी डाउन स्विंग पे है। ये बताइए, जो करावल नगर सीट है उस सीट से कपिल मिश्रा को टिकट दिया गया जी, आपके पार्टी के नेता हैं, बड़े मुखर हैं, पहले आम आदमी पार्टी में तो इसलिए केजरीवाल और उनके साथियों की आलोचना भी बड़े जोरदार शब्दों में वो करते रहते हैं। जैसे ही उनके टिकट का अनाउंसमेंट हुआ, एआईएम और दूसरी पार्टियां ये कहने लगी भाई दंगा जो भड़काया जिसने, दंगे के जिसने साजिश रची, उस पार्टी को, उस आदमी को
बीजेपी ने टिकट दे दिया। देखिए, दिल्ली दंगे, एंटी हिंदू दिल्ली दंगे जो हुए थे, उसके दिल्ली हाईकोर्ट ने संज्ञान लेते हुए कहा कि ताहिर हुसैन उसके मास्टरमाइंड थे। उमर खालिद, ये जो दादी और नानी का प्रोटेस्ट नहीं था, ये सब एक कवर था पीछे एक बहुत बड़े दंगे को करने के लिए। तो दंगाइयों को असली में टिकट AIMIM दे रहा है, और हमें प्रवचन एक ऐसी पार्टी से सुनने की ज़रूरत नहीं है जो ये कहती है कि 15 करोड़ 100 करोड़ के ऊपर भारी है। तो मेरा मानना ये है कि AIMIM आम आदमी पार्टी की बी टीम है। वो आम आदमी पार्टी जब से कांग्रेस पार्टी मैदान में आई है तो बौखला गई है, इसी के लिए उसने और AIMIM ने एक इंटरनल पैक्ट कर लिया है। अच्छा, तो ये है। तो अभी मैं अब इस पॉलिटिक्स को यहाँ पे छोड़ता हूँ। आपने अलग अलग कई सारे जो कैप हैट कहते हैं वो आपने पहने। सबसे मज़ेदार कौन सा है? प्रदीप भंडारी जो कि सोफोलॉजिस्ट के तौर पे चुनावी नब्ज, जनता की नब्ज समझता था, उसमें उसे आनंद आता था और लगता था कि मैं जनता के बीच में हूँ, या बतौर पत्रकार जर्नलिस्ट के तौर पे जब काम करता था वो, और अब जबकि एक पार्टी के स्पोक्स पर्सन की भूमिका में हो, सबसे ज़्यादा मज़ा और आनंद किस में था? देखिए, जब मैं रेट्रोस्पेक्ट में देखता हूँ हाँ। तो मुझे लगता है कि हर लाइफ के दौर के अंदर मैंने जो भी दायित्व मिला उसका आनंद लिया। अच्छा। तो जब मैंने सोफोलॉजी शुरू करी थी तो वो उस वक्त मेरा ऑब्जेक्टिव ये था कि भाई देश का कोना कोना मुझे घूमने का मौका मिल रहा है। 24-25 साल में 400 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसीज ट्रैवल करने का मौका मिल रहा है, और इलेक्टोरल पॉलिटिक्स हार्ड मैं देख रहा हूँ, मतलब फर्स्ट हैंड में देख रहा हूँ। तो उस वक्त मैंने आपके साथ जिसमें कई काम किया था, तो हमने 2019 का इलेक्शन भी सबसे पहले प्रेडिक्ट किया था और पूरी इलेक्शन की डायनेमिक्स को चेंज कर दिया था। तो मैंने उसको बहुत पैशनेटली किया। जब मैंने जर्नलिज्म भी किया था, भले मैं जी के साथ में, रिपब्लिक के साथ में, इंडिया न्यूज़ के साथ में, तो मैं हमेशा से ये देखता था कि मैं क्या नया कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ। मैं हमेशा ओपिनियन के इसमें, तब मैंने एंजॉय किया था उसको। पर अल्टीमेटली मैं आपको बताऊं, मेरी लाइफ में इन्फ्लेक्शन पॉइंट तब आया था जब मैं प्राइम मिनिस्टर मोदी से मिला था 2023 में। अक्टूबर नवंबर की बात है। और तब मेरे को लगा कि भाई अगर देश के लिए कुछ करना है तो जो सबसे वाइड स्कोप जिसमें आप कर सकते हैं वो पॉलिटिक्स में है। तो इसीलिए जब लोकसभा चुनाव खत्म हुआ उसके बाद मैंने 1 महीने तक कहीं, मेरे पास ऑफर्स मैंने कहीं नहीं ज्वाइन किया था, और फिर मैंने ये निर्णय लिया जब मुझे ये अवसर आया कि मुझे अब आने वाले 40 से 45 साल, जब तक भी प्रभु जो है आयु देता है, मतलब 70-80 साल तक जब भी प्रभु आयु देता है, जब भी प्रभु जितनी भी आयु देता है, तब तक मैं देश के लिए कुछ कर सकूं, क्योंकि उसका जो सेटिस्फैक्शन है वो एक अलग ही लेवल का सेटिस्फैक्शन होता है। फर्क मैं आपको बताता हूँ एज न्यूज़ और पॉलिटिक्स में क्या है। न्यूज़ इज अबाउट इम्पेशंस। आप सुबह डेस्क पे खबर ब्रेक करनी है, आप भी आउटपुट में इतने सीनियर लेवल पे एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट के रूप में भी काम कर चुके हैं कि भाई कोई खबर आती है आपको उसको ब्रेक करना है। पॉलिटिक्स इज अबाउट पेशेंस, पॉलिटिक्स इज अबाउट डिसिप्लिन, पॉलिटिक्स इज अबाउट being silent and being silent when you have to be silent and only speak when you are asked to speak. Okay. ये है तो फर्क दोनों में काफी है। तो अगर आप बोले इम्पेशंस से पेशेंस की तरफ, पर लार्जली कार्य करने के लिए और कंट्रीब्यूट करने के लिए बहुत है। जैसे पीएम कहते हैं कि भाई पद के लिए और एम्बिशन के लिए नहीं, मिशन के लिए आओ। तो अगर आपको लगता है कि भाई आपकी कोई बड़ी मिशन है ना, आपको एक ऐसे नेता के लिए काम करना चाहते हैं जो मिशन रूप से देश को आगे लेके जा रहा है, ये कोई आइडियोलॉजी देश को आगे लेके जा रही है, तो मुझे लगता है जुड़ना चाहिए। ये है। तो आप मतलब मिशन के लिए सही डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हैं। जी, मेरे हिसाब से देखिए, नियति अपने आप, मीर जी जो होता है, नियति से बढ़कर कुछ नहीं है। राइट। तो मेरे लाइफ में ऐसी स्थितियां और सिचुएशंस बनी जिसके कारण मैं आज यहाँ पे हूँ, ये मैं मानता हूँ। अब आखिरी सवाल ये बताइए कि पॉलिटिकल एनालिस्ट, पार्टी के स्पोक्स पर्सन के तौर पे जो प्रदीप भंडारी एज ए पॉलिटिशियन है, उसको सेफोलॉजिस्ट प्रदीप भंडारी कितने सीट दे रहा है इस बार के दिल्ली के चुनाव में? संख्या, क्योंकि आपसे हम लोग जब काम करते थे साथ, तो आप कुछ लेके आते तो हमारा अल्टीमेट ये होता है कि संख्या बताओ कि कितनी सीट आएगी। देखिए मीर जी, अभी हमारे 54 कैंडिडेट्स घोषित हो चुके हैं। बिल्कुल। और घोषित हमारे पूरे हो ही जाएंगे। मुझे लगता है कि जनवरी 26 के बाद में, 26 से 30 के बीच में ये इलेक्शन स्टेबलाइज हो जाएगा। 26 जनवरी के बाद से 26, क्योंकि अभी हमारा मैनिफेस्टो नहीं आया है। ओके। तो मैनिफेस्टो जब आएगा उसके बाद वो जनता के बीच में लाया जाएगा और जनता के बीच में वो पहुंचेगा, और फिर हमारे भी कैंडिडेट्स अभी मैदान में उतरे। तो मुझे ये लगता है कि तब एक एनालिसिस करना सही रहेगा। बट ये मैं ज़रूर देख रहा हूँ इस बार, और ये मैं डिस्पैशनेटली देख रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी बौखलाई हुई और हमारे नैरेटिव पे बहुत ज़्यादा
रिएक्ट कर रही है। तो ये तो तय है मीर जी कि 2020 का चुनाव नहीं है, हम अप स्विंग पे हैं और आम आदमी पार्टी डाउन स्विंग पे है। चलिए, कहने का मतलब ये है कि आप मुझे कह रहे हैं कि 30 तारीख को मैं फिर दोबारा आपके साथ 30 तारीख को मैं आपको बताऊंगा कि भाई संख्या मेरी कितनी है, संख्या कितनी संख्या से हम सरकार बना रहे हैं। सरकार तो भाजपा बना रही है। चलिए देखते हैं कि आपका प्रेडिक्शन जो है वो कितना सटीक और सही साबित होता है। हम इंतजार करेंगे 30 तारीख का भी, 5 तारीख का भी और 8 तारीख का भी। एक बार दोबारा बुलाएंगे जब 30 तारीख निकल जाएगी उसके बाद। आज आप हमारे साथ जुड़े, हमारे पास आए, कनेक्ट हमारे साथ हुए और हमारे कनेक्ट को आपने वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका। शुक्रिया मीर जी, धन्यवाद, नमस्ते।